बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स सिक्स चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस थर्ड वीडियो डेफिनेट इंटीग्रल में। सेकंड वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। अब थर्ड में इसके आगे सीखते हैं कि क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का हमने डेफिनेशन बता दिया। ये इस तरह की एक रिम है, गोल सी, बीच में हालो है। जैसे बच्चे गांव में ऐसी चीज़ें कुछ न चलाते हैं ऐसे करके, तो सारा मास उसका पेरीफेरी पर कंसंट्रेटेड रहता है। टोटल मास m है और यहाँ से ऐसे कोई एक्सिस है इसमें। देखो सपोज करो इसको अंदर घुस जाए दीवार के और ऐसा कोई हो, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लें तो ये टोटल मास की हर जगह जो है डिस्टेंस r ही होगी, तो mr² हो जाएगा। ये पॉइंट मास जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड ले सकते हैं। अगर यहाँ रहता टोटल m तो भी जो है इसके अबाउट mr² ही होता। दूसरा है डिस्क। डिस्क में जो टोटल मास है वो फैला हुआ है पूरे एरिया में ऐसे। इसका एरिया कितना होगा πr², r रेडियस है इसका। तो यूनिट एरिया पर मास कितना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू m/πr²। इसको एरिया से भाग दे देंगे तो यूनिट एरिया एक यूनिट एरिया पर मास मिल जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस जो इसमें दीवार में छेदते हुए परपेंडिकुलर है इसको, जैसे मान लो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस के अबाउट ये घूमेगी, मतलब रोटेट कर सकती है। तो इसका क्या होगा कि एक स्मॉल और रेडियस का अपना सर्किल इसमें इमेजिन करें, तो उसकी पेरीफेरी क्या होगी 2π स्मॉल r, और dr इसकी थोड़ी सी वो बढ़ाएं थिकनेस, तो dr ये एरिया हो जाएगा कवर, पेरीफेरी इंटू इसकी थिकनेस इज इक्वल टू स्मॉल एरिया। dr बहुत छोटा है, इसमें इंटीग्रल के केस में ऐसा लेना ही पड़ेगा। तो इसका मास क्या हो जाएगा, लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2πr, और ये क्या है m/πr², ये कैंसिल कर दो 2, तो ये क्या हो जाएगा 2m/r², ये कांस्टेंट है। अरे सॉरी, इसमें dr छूट गया, dr, तो ये dr ये आ गया इसका मास। अब इस मास का इसके अबाउट एरिया वही है, रिम जैसा इसको ले सकते हैं और उसकी लिमिट लगा देंगे। तो डी आई स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल एलिमेंट का 2m/कैपिटल ये r² इंटू r dr। इंटीग्रेट करें आई के लिए, टोटल आई के लिए, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट क्या होगी 0 to r हो जाएगी, क्योंकि रेडियस 0 यहाँ r, तो दैट इज इक्वल टू 2m/r², और ये r²/2 लिमिट लगा देंगे 0 to r। इसमें कुछ सॉरी, इसका r² भी तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, dm इज इक्वल टू इंटू r², तो ये क्या हो जाएगा r³ dr, इसको हटा के r³ इंटू dr हो जाएगा। तो r4/4 हो जाएगा, r4/4। अब इसको करते हैं 2m/r² इंटू r4/4, तो ये करो, ये कट के 2 हो जाएगा, पावर 2, और ये 2, तो mr²/2। इसको ध्यान से देख लें, एक चीज़ छूट गई थी यहाँ, क्या है 2πr dr, तो इसका स्मॉल एरिया हुआ, लेमडा से मल्टीप्लाई किया तो इस स्मॉल एलिमेंट का ये मास मिल गया। अब उस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यहाँ देखेंगे ना, ये कंसंट्रेटेड मास का, इतने पर कंसंट्रेटेड माने हैं, तो ये क्या होगा 2πr m dr, और ये r² भी इसमें रहेगा, तो ये r³ हो जाएगा, और ये r³। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो इस r² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ ये r³ हो गया,
और लिमिट वही 0 to r, तो r4/4 ऐसे करके ये कट कुटा के mr²/2। यहाँ देखो mr² आया क्योंकि टोटल मास यहाँ कंसनट्रेटेड था, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये एवरेज होके हाफ आ गया डेफिनेट इंटीग्रल के मेथड से। ये इतना हो गया, समझ में आ गया, और ये अपनी किताब में भी लिखा हूँ मैं, इसी तरह समझाया है। अब जो है एक नई चीज़ देखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या होता है और इसमें डेफिनेट इंटीग्रल कैसे काम आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक चार्ज यहाँ q कूलम का है पॉजिटिव, तो इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन होती है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स से इन्फिनिटी से चलाकर धीरे धीरे विदाउट एक्सेलरेशन के यहाँ तक लाने में जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा, वही इसका इस पॉइंट का पोटेंशियल है। तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पोटेंशियल v की जूल पर कूलम, क्योंकि यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो भी, नेगेटिव नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये Q और R दो पॉइंट ले लेंगे और इनके बीच की डिस्टेंस -dx। क्यों? क्योंकि इधर से इधर ला रहे हैं, तो ये दूरी, यहाँ से दूरी कम है इसकी तुलना में, तो कम में से ज़्यादा को घटाएंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो ये हमेशा जो है निगेटिव आएगी। और वेक्टर लगा दें इसमें, थोड़ा वेक्टर पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, अभी इसमें मैं बता देता हूँ। -dx इसको लिखेंगे, और ये वाली दूरी ये x है। अब इससे निकलेगा क्या कि यहाँ पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है r पे, r और q बहुत पास है, तो ये x है, और इनके बीच की छोटी सी डिस्टेंस हमने ये लिया है -dx, क्योंकि -dx इसलिए कि ये घट रहा है। तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इसके द्वारा फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा राइट वार्ड, क्या रहेगा फोर्स, F = कूलम लॉ से हम जानते हैं कि Q पॉजिटिव है × 1/4πε0। ये इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और हमारा मेन उद्देश्य इसको समझाना नहीं, ये डेफिनेट इंटीग्रल से कैसे निकालते हैं वो है × x², डिस्टेंस का स्क्वायर, सब कुछ MKS में है। फोर्स इतना रहेगा, ये क्या रहेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उधर ढकेलेगा, और कह रहा है डेफिनेशन में कि एक्सटर्नल फोर्स इसको ले आए, तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगेगा, इतना ही एक्सटर्नल फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा। तो लेफ्ट साइड और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल θ = 0 डिग्री होगा, ये भी कंफर्म करते चले। फोर्स हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हो गया, वो भी समझ लेते हैं वेक्टर से। अगर कोई फोर्स यहाँ F है = 5 न्यूटन है, और 60 डिग्री एंगल पर ऐसे जो है θ = 60 डिग्री पर 5 मीटर कोई ऑब्जेक्ट को ये डिस्प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गई, तो वर्क डन क्या होगा, इसमें F.d लिखते हैं, F.d, इसका मतलब होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड लो Fd cos θ, ये d भी यहाँ वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग लेके उनके बीच के cos θ लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा इसलिए कि वर्क डन की डिफिनीशन ये कहती है कि फोर्स के द्वारा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायरेक्ट, फोर्स द्वारा इसमें जो डिस्प्लेसमेंट किया गया है, तो ये फोर्स इधर लगा है, तो इसका एक कंपोनेंट तो फालतू जाएगा इसको उठाने में, केवल डिस्प्लेस F cos θ ही इसको कर रहा है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर लेते हैं, तो उसमें जो है ये cos θ को कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमें फोर्स के इसी कंपोनेंट से मतलब है, वही डेफिनेशन में आएगा, ऊपर वाले से कोई मतलब, केवल 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 × 5 cos 60 = 1/2 = 25/2 होगा, ना कि 25। F और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई सीधा नहीं करेंगे, वही चीज़ यहाँ भी हम करेंगे। तो क्या आएगा, θ 0 है, तो थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ से यहाँ तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स कितना काम करेगा, dW = क्या है भाई, Q/4πε0 x², इसकी फिक्स वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, ये होता है, आएगा आपके किताब में, कूलम से हमने इसको निकाला था, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू है, ये कोई डिराइव नहीं होगी 4πε0, और इनटू
माइनस डी एक्स इंटू कास जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि फोर्स भी इधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी सेम लाइन में हो रहा, दोनों के बीच का एंगल जीरो है, तो इसको 1 कर देंगे। तो दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू डी एक्स अपान 4 पाई इप्सिलॉन जीरो एक्स स्क्वायर। अब ये टोटल वर्क क्या होगा? इन्फिनिटी टू आर। अब वो यहाँ लिमिट लगाएंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू नीचे इन्फिनिटी, ये आ रहा है आर डिस्टेंस पर, फाइनल डिस्टेंस इन्फिनिटी से चला है और आर डिस्टेंस पाया, वही तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से पोटेंशियल एट पॉइंट पी होगी यहाँ। तो क्या करें इसको, माइनस क्यू डी एक्स अपान 4 पाई इप्सिलॉन जीरो एक्स स्क्वायर। देखो इसको, W इज इक्वल टू माइनस क्यू को तो बाहर ले लो, माइनस क्यू और 4 पाई इप्सिलॉन जीरो। क्यू कांस्टेंट है, ये चार्ज बदल नहीं रहा, ये केवल ये एक्स डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर है। इसको इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा? -1 अपान एक्स, और लिमिट को रख दे, ये आर है और ये इन्फिनिटी है। तो क्या मिलेगा? ये आर यहाँ रखेंगे तो -1/r, और ये मल्टीप्लाई करके अंदर जाके क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा इसको। तो क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन जीरो आर, ये पॉजिटिव, और इन्फिनिटी में तो कुछ भी हो माइनस करके, और इन्फिनिटी रखें तो ये जीरो हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, -0 ख़त्म। तो ये W यही जो है पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज Q आर डिस्टेंस फ्रॉम P इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन जीरो आर। ये जो है इसको हटा देते हैं, पोटेंशियल को V से लिखते हैं। आपके कैलकुलेशन में ये आएगा जब आप लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे, तो इसका डेरिवेशन बताना ज़रूरी था। और इसी तरह से एक ग्रेविटेशन का बता देता हूँ, और इसमें एक और कंसेप्ट अपन अप्लाई कर सकते हैं। कुछ टीचर्स कोचिंग्स में पढ़ाए हैं और वो भी ठीक पढ़ाए हैं। वो क्या करते हैं, प्लस माइनस की झंझट से बचने के लिए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज का कंसेप्ट यूज करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेज वो होते हैं जिनका वर्क डन W उनके द्वारा पाथ पर निर्भर नहीं करता है। पाथ पर क्यों नहीं करता है? उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव है। जैसे इसको यहाँ से ऐसे भी लाओगे, फ्रिक्शन को ना कंसिडर करो, एकदम चिकना सरफेस हो, तो इसमें यहाँ तक आने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्क उतना ही होगा जितना हमने कंसिडर किया था। और जितना वर्क इसको यहाँ से यहाँ तक आने में करना पड़ेगा, उसके ठीक उल्टा निगेटिव साइन के साथ उतना ही जाने में करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रिकल, तो ये जाने वाला फोर्स यहाँ से यहाँ तक आर से इन्फिनिटी तक ले जाते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, और जितना वर्क डन करना पड़ता है एक्सटर्नल फोर्स को, उतना ही उसका निगेटिव करके वापस में मान लेते हैं। एक और चीज़ देख लें, कंजर्वेटिव फोर्स में तो इलेक्ट्रिक और ये आ गए ग्रेविटेशनल फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव में इसको थोड़ा समझ लें, 9th वाले भी आगे काम आएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। देखो, अगर फ्रिक्शन है किसी चीज़ में, तो वो ऐसे करके आएगा, पाथ लंबा हो गया ना, तो ये वर्क डन उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या होता है, म्यू इंटू आर लगा ही रहता है अपोजिट में। तो ऐसे शॉर्ट पाथ पर जाएगा तो कम वर्क डन होगा, लेकिन ऐसे गया वो पाथ डिपेंडेंट होता है, क्योंकि म्यू आर तो उसमें लगा ही होता है। फ्रिक्शन रगड़ खाएगा, चलेगा, तो जितना लंबा पाथ चलेगा वो उतना वर्क डन ज़्यादा हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव में। इतना समय डिफरेंस बता देता हूँ, और इसको कंजर्वेटिव फोर्स मान के मैं भी प्रूफ करके दिखाता हूँ थोड़ा क्या आता है। इसको हटाओ। अब इसमें क्या होगा, देखो, कंजर्वेटिव मानने से क्या है, माइनस डी एक्स की जगह प्लस डी एक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा हम इधर से उधर इन्फिनिटी तक चलेंगे, आर से इन्फिनिटी तक, यहाँ से इन्फिनिटी तक चलेंगे। तो इसमें क्या हुआ, एक्स डिस्टेंस पर इसके द्वारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, दाहिने, Q इंटू 1 अपन 4 पाई इप्सिलॉन जीरो F इज इक्वल टू, इतना ही है, इधर दबाए। तो एक्सटर्नल फोर्स हमें ऐसा लगाना पड़ेगा, उल्टा फोर्स F जो है उल्टा लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, और रोकते हुए इसको यहाँ से P से इन्फिनिटी तक ले जाएंगे। तो
x डिस्टेंस पर ही कितना फोर्स होगा, अब इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पे, और डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव इधर से जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं अपन, r से इन्फिनिटी की तरफ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर, ये फोर्स हो गया, और dx यहाँ पॉजिटिव है क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेकिन ये घटना हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा, फोर्स ऐसे लगा, दोनों के बीच का एंगल जो है ना वो 180 डिग्री है। तो क्या हो गया, cos 180 -1 हो जाएगा, निकाल के देखना, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, ASTC रूल पढ़ाया था। cos 90 का मतलब, cos 180 का मतलब cos 90 + 90, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव और sin 90 हो जाएगा, माइनस sin 90, और sin 91 होता है और माइनस लगा हुआ है तो -1, तो दैट इज इक्वल टू -q dx अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर। अब क्या हुआ भाई, इसमें लिमिट भी चेंज होगी, टोटल वर्क यहाँ P से लेके इन्फिनिटी तक जाना होगा तो क्या होगा, W इज इक्वल टू P, R डिस्टेंस पे है, और फाइनल लिमिट इन्फिनिटी, ठीक है, -q dx अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर। तो इसको जो है बाहर निकाल लें, -q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इंटीग्रेट करेंगे तो -1/x आएगा, इन्फिनिटी टू r टू इन्फिनिटी रहेगा। नहीं ठीक है, ये पहली लिमिट r और दूसरा इन्फिनिटी। तो अब ये क्या होगा, अगर इन्फिनिटी रखे तो ये ख़त्म हो जाएगा, और माइनस करके r रखे तो ये पॉजिटिव 1/r हो जाएगा, तो इसको -q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू पॉजिटिव 1/r, ये हो गया वर्क डन यहाँ से वहाँ जाने में। अब ये कंजर्वेटिव की डिफिनीशन बताइए कि यहाँ से इन्फिनिटी तक जाने में जो वर्क डन करो, ठीक उसके उल्टा जो है वापस लाने में करना पड़ेगा, तो v इज इक्वल टू ठीक इसके उल्टा हो जाएगा, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, ये नेगेटिव में आया था तो इसी का पॉजिटिव, तो कंजर्वेटिव से भी हमने प्रूफ करके बताया। उसमें अपने को सहूलियत क्या मिली कि dx को नेगेटिव नहीं लेना पड़ा, dx तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, और फोर्स लेकिन उल्टा है तो cos 180 ले लिए, cos 0 की जगह पर, पहले जो वहाँ से वापस आ रहे थे तो cos 0 तो सेम डायरेक्शन में था, तो ये इसको माइनस कर दे रहा है। बड़ा उल्टा पलटी ये कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा शांति से इसको समझ लीजिएगा। और लिमिट क्या लग रही है, इनिशियल लिमिट शुरू में r पे है और जा रहा फाइनली इन्फिनिटी पे, तो इसमें वर्क डन क्या हम कर रहे हैं, जो हमें कैलकुलेट करना है इन्फिनिटी टू r, ठीक उसके उल्टा वाला वर्क डन कर रहे हैं, तो वो निगेटिव आ रहा है। अब हमें रिक्वायर्ड वर्क डन इन्फिनिटी टू r करें तो ये इसके जस्ट अपोजिट साइन के साथ इतना मिल जाएगा। ये हो गया ग्रेविटेशनल वाला, तो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मज़ेदार जो है एप्लीकेशन है, उसको आप लोगों को बता दूं। और उसमें 3-4 क्वेश्चन है, ये बार बार जेई में और नीट में पूछता है। तो क्या है इसका राम कहानी, अपन देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि किसी बॉडी में अगर H हीट है तो लॉस ऑफ हीट उसको कैसे लिखेंगे, -dH/dt, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। इसको पढ़ के ही बोल देता हूँ क्या लिखा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस का मतलब शुरू में ज़्यादा हीट है, बाद में कम हो जा रही है, लॉस होगी, तो इसलिए निगेटिव साइन लिया है। ये देखते जाइए, लॉस ऑफ हीट is directly proportional to difference of temperature of body and surrounding, is directly proportional to temperature of body अगर थीटा है और सराउंडिंग का थीटा 0 से अपन दिखाते हैं, तो ये ऐसे। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करें तो -dH/dt इज इक्वल टू स्मॉल k एक रखेंगे और थीटा -थीटा 0, ऐसे ही हो गया इक्वेशन 1, ऐसे रखो। अब एक और डिफिनीशन होती है कि अगर किसी बॉडी में हीट है, अगर उसका यूनिट मास है 1 kg
और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दें तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको C उसकी स्पेसिफिक हीट से डिफाइन करते हैं। हीट के चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, इसकी डेफिनेशन से बता देता हूँ ताकि मैथमेटिक्स समझाने में दिक्कत ना हो। तो अगर उसका मॉस m kg हो और उसको d थीटा लॉस कर दे, इतना ही लॉस करने पर भी जाएगी। अगर 1 kg से वो 1 डिग्री से बढ़ाया है तो इतना लग रही है, तो 1 डिग्री से घटाएंगे तब भी इतना ही लगेगा। तो 1 kg को तो m kg है और d थीटा से उसको घटा दिया, कम किया टेम्परेचर को, तो माइनस d थीटा आएगा। cm कर दिया, C स्पेसिफिक हीट है तो m के, चूँकि 1 kg पर C लग रहा है तो m kg पर cm लगेगा। और कितना 1 डिग्री के लिए लग रहा है तो माइनस डी थीटा, क्योंकि डिक्रीजिंग में है तो ये माइनस डी थीटा करेंगे तो ये भी माइनस डी एच, लॉस ऑफ हीट। ऐसे इसका इक्वेशन बनेगा। अब दोनों ओर से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ डी एच इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको एम सी डी थीटा, इक्वेशन 2। यहाँ से कुछ बनेगा, क्या बनेगा थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, इसको मिटा देता हूँ। 2 इक्वेशन हम लोग डेफिनेशन से ही बना लिए, बेसिक डेफिनेशन से बनाए। अब क्या होगा, डी एच की वैल्यू इसमें 1 में रख दें, इसको एम सी डी थीटा, तो क्या मिलेगा माइनस एम सी डी थीटा। डी एच इज इक्वल टू इतना है तो माइनस डी एच इज इक्वल टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू स्मॉल के थीटा माइनस थीटा 0। अब ये डी थीटा को यहीं रखो, थीटा माइनस इधर लाओ, बाकी को उधर ले जाओ, तो क्या बनता है डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू, इधर माइनस के कर लो, माइनस स्मॉल के अपॉन एम सी डी टी। ये ऐसे। अब दोनों ओर इंटीग्रल लगा दे तो क्या होगा, ऐसे इंटीग्रल लगा सकते हैं। और इसको के बाई स्मॉल के बाई एम सी को कैपिटल के जैसा एक नया कांस्टेंट, चूँकि ये कांस्टेंट था ही और एम और सी मास तो बॉडी का कांस्टेंट ही है और सी उसकी स्पेसिफिक हेड तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो बदलेगी नहीं जो भी मटेरियल है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस के इंटीग्रल डी टी ऐसे। अब जो है इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसको मिटा देते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल चल ही रहा है, इस रिजल्ट को रखेंगे अपन, यही रिजल्ट यूज होगा। इस रिजल्ट को यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रल डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा 0, थीटा 0 सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रल डी टी। ये हम लोगों ने डिराइव किया, तो इसको अपन यूज कैसे करेंगे अभी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसी बुक का लेते हैं, अलग से नहीं लेंगे, समझने में भी आप लोगों को आसानी रहेगी। क्वेश्चन एग्जाम्पल 13 है, इसमें क्या कह रहा है, ए लिक्विड टेक्स 5 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री हायर टेम्परेचर से ये जा रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, टी इज इक्वल टू 5 मिनट में, ठीक है, एक नोट कर लिया। हाउ मच टाइम इट विल टेक फ्रॉम 60 टू 30, तो 60 डिग्री से 30 डिग्री जाने में ये टाइम कितना लेगा, ये टी अपने को फाइंड आउट करना है। देखो भाई यहाँ लगाते हैं अपन, ये लिमिट लगा दो, 80 था इनिशियल में, फाइनली क्या हो गया 50, और ये डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा 0। कॉन्सेप्ट को एकदम धीरे धीरे अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू ये क्या है माइनस के टेम्परेचर की लिमिट, ये है टाइम की लिमिट क्या जा रही है 5 मिनट, 0 से 5 रहेगा, और ये डी टी इंटीग्रेट होकर टी आ जाएगा, और ये देखो लॉग आएगा, लॉग ई पर थीटा माइनस थीटा 0। देखो लॉगरिथम भी पढ़ाया था अलजेब्रा में, बाद में हमने डिफरेंशियल और इंटीग्रल में ये चीज़ बताया था कि 1 अपॉन एक्स है तो log x होगा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए है तो log x माइनस ए की जगह पर यहाँ ये चीज़ है, ये हो गया। और इसको लिमिट रख दो, डेफिनेट इंटीग्रल की लोअर लिमिट अपर लिमिट, और इज इक्वल टू माइनस, ये तो 5 ही हो जाएगा, 5 के कितना होगा, इसको रख ही देते हैं। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इसमें शायद दिया है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग थीटा 0 इज इक्वल टू 20 है, तो इसको 20 लिख देते हैं, 20 दिया है, थीटा
0 इजिकल टू 20 दिया हुआ है, तो इसको 20 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होगा, 50 माइनस 20 log ई पर 50 माइनस 20 हो गया, और माइनस log ई पर 80 माइनस 20 इजिकल टू -5k। यहाँ कुछ देखें, ये 30 है और ये कितना मिल रहा है 60, तो लॉगरिथम की सारी प्रॉपर्टी यूज होंगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी आप लोग अलजेब्रा में जो बताया उसको डिराइव करके, केवल उसको देख के ना चलें। माइनस लॉग ये 60 ई पर इजिकल टू -5k। अब देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, लॉग ई बेस पर a माइनस लॉग ई बेस पर b, a बाई b हो जाएगा। तो ये लॉग ई पर 30/60 इजिकल टू ऐसे लिख देता हूँ, लॉग ई पर 1/2, तो ये दिख रहा है ना, इजिकल टू -5k। ये एक इक्वेशन हमको मिला। अब अगला क्या कह रहा है, 60 से 30 कितने मिनट में होगा, इसको मिटा देता हूँ और यहाँ करते हैं, यहीं पकड़ लेते हैं, इस लिमिट को चेंज कर देते हैं। माना कि t टाइम में होगा, तो यहाँ t आ जाएगा, और लिमिट क्या कह रहा है 60 से 30, इसको मिटा के 30 कर देते हैं। अब इसको करते हैं, log ई बेस पर 30 माइनस 20 अपॉन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 60 माइनस 20, यही आ रहा था इसमें, इज इक्वल टू -k। टाइम अपने को रिक्वायर्ड है, यहाँ तो -5k आ गया है। अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, log ई बेस पर ये 10 होगा और नीचे 40 इज इक्वल टू -kt, यानी log ई बेस पर 1/4 इज इक्वल टू -kt। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब यहीं से टाइम हम लोग निकालेंगे, तो इससे आपको पता चलेगा, इसको छोड़ दो, इक्वेशन 1 नहीं है, यही है। अब इन दोनों का यूज करें, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवीजन करें अगर, तो क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, -kt अपॉन -5k। ये राइट हैंड साइड को पहले लेफ्ट में लेते हैं, इज इक्वल टू log ई बेस पर 1/4 ये है, अपॉन log ई बेस पर 1/2। देखो अब यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, अंदर ना ले जाएं, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन इसको अंदर ले जाएं, तो ये मालूम है ये इसका पावर होता है, log की प्रॉपर्टी में पढ़ाया था। तो इसको यहाँ मिटा दो और इसका पावर ये बढ़ा दो 2। देखो अब 1/2 का स्क्वायर इसके बराबर होने लगा, तो ये कट जाएगा और 2 यहाँ बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये k तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल रहा है, t/5 इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, तो t इज इक्वल टू आराम से 10 मिनट आ जाएगा, यही इसका आंसर है। और यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन हैं, इसी तरह के बार बार जेई मेन और नीट में पूछे जाते हैं, बीएससी लेवल के प्रॉब्लम हैं ये। एक और बता देता हूँ, बीच वाला छोड़ देता हूँ 14, इसको अपने से कर लीजिएगा, साफ साफ दिख रहा, आराम से हो जाएगा। बीच वाले में एक गलती हुई है, इक्वेशन 2 लिखा है, उसमें 52 माइनस θ20 की जगह 80 लिख दिया है, और 64 माइनस θ0 की जगह भी 80 लिख दिया है। उसे सुधार लेंगे आप लोग, θ0 रखेंगे तो बराबर ये सॉल्व हो जाएगा। आगे तो 80 लिया है सोल्यूशन में, दूसरे पेज पर 136 नंबर पेज पे, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया है, 80 की जगह θ0 की जगह 80 लिख दिया है। तो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल नंबर 15। बाद में किताब को सुधार के जब पब्लिश कराएंगे तब इसमें ये सारी गलतियां निकाल देंगे, अभी जो है हम मुंह से बता दे रहे हैं। इसको लिख ही देता हूँ, ये जो गलती जो है 135, आप लोगों का पेज हो सकता है अलग हो, क्वेश्चन नंबर 14 इसको हटा दो, तो उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 14 में 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन में जो है
ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रल सॉल्व करते हुए 64/52 डी थीटा अपान थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू -5k इम्प्लाई log ई बेस पे 52 माइनस थीटा 0 रहना चाहिए, तो यहाँ थीटा 0 की जगह 80 लिख दिया, गलत है, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, अपॉन 64 माइनस थीटा 0 ऐसे रहेगा। अब बराबर सॉल्व हो जाएगा, आप लोग कर लोगे जैसे पहला बताया वैसे। इसमें दो चीज़ निकालनी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी निकाला है और जो निकालना है, और 15 सेकंड के बाद ये पूछ रहा है, सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये करेक्शन मैं बता दिया, बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आगे जब इसको सुधारेंगे तो हम डाल देंगे। क्वेश्चन 15 ले लेते हैं, 15 इसी बुक का। ये बॉडी कूल्स इन 5 मिनट फ्रॉम 60 to 40, 60 डिग्री टू 40 डिग्री 5 मिनट में। व्हाट विल बी टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 5 मिनट, यानी 40 टू नेक्स्ट टेम्परेचर थीटा पूछ रहा है 5 मिनट में, टाइम टी इज इक्वल टू फिर 5 मिनट, और सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा 0 इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 डिग्री। अब इसको लेते हैं, लगाओ इंटीग्रल डी थीटा अपन थीटा माइनस 10 ले लेंगे थीटा 0 को, और ये गया कहाँ है, 60 से 40 गया है, दैट इज इक्वल टू -5k, क्यों 5 मिनट दिया है तो सीधे लेते हैं, और लॉग ले लेते हैं ई पर, ये क्या होगा 40 माइनस 10 अपॉन 60 माइनस 10, डायरेक्ट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू -5k, तो ये 30 और ये कितना होगा 40 से 60 ही तो है ना, हाँ 60 से 40 गया है, तो 60 से ये 40, तो कितना हो गया भाई, ये 30 बटा लागी पर 50, ठीक है, इज इक्वल टू -5k, इसको ये सही है, ये ले लिया इक्वेशन 1। अब क्या पूछा है, 40 टू नेक्स्ट 5 मिनट में टेम्परेचर इसका क्या होगा, जबकि सराउंडिंग तो वही रहेगा, तो ले लो टेम्परेचर, मान लो फाइनल उसका x हो जाएगा, और यह शुरू में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 40 से, और डी थीटा अपॉन थीटा माइनस 10 इज इक्वल टू -k इंटू टी, नहीं सॉरी, ये तो टी भी 5 दिया हुआ है, तो 5k -5k, यहाँ भी -5k है, ठीक है, अपने को x पूछ रहा है, तो यहाँ ले लेते हैं, log e पर x माइनस 10 आएगा, यहाँ x माइनस 10 अपन 40 माइनस 10 इज इक्वल टू -5k, ये इक्वेशन 2 होगा। 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, ये -5 के दोनों ओर बराबर हो, तो ये 3/5 हो जाएगा, ये कट के, ये भी log यहाँ लिख सकते हैं, log की प्रॉपर्टी यूज हो रही, log 3/5 इज इक्वल टू ये वाला बराबर होगा, इज इक्वल टू log e पे x माइनस 10 अपॉन 40 माइनस 10, ये 30, तो अब ये दोनों और बराबर होगा, log ये log चूँकि ई बेस पे है, और ये जैसी दो चीज़ें लिखी हैं तो ये दोनों को बराबर होना जरूरी है, 3/5 इज इक्वल टू x माइनस 10 अपॉन 30, तो ये क्या हो जाएगा, 30 इधर से करें तो 90, और 5x माइनस 50, कैसे आया 30 बटा 50, नहीं इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 30 बटा 50, और ये 30, देखते हैं कितना आ रहा है, 30 बटा 50, तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये 900 हो जाएगा, इज इक्वल टू 50x माइनस 500, तो ये इधर जाके जुड़ेगा तो 1400 हो जाएगा, इज इक्वल टू 50x, ये काटो तो x इज इक्वल टू
140/5 ये 28 डिग्री आ जाएगा। यही आंसर है। यहाँ 30/50 को काटेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे और इसको भी ऐसे रहने देंगे और एकदम से कंपेयर ऐसे करके और इसको तिरछा मल्टीप्लाई करके और ये करेंगे तो 900 और ये 50 से 50 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x माइनस 500 10 में मल्टीप्लाई होके और ये 500 माइनस से इधर जाएगा तो 9×1400 और ये 50x ऐसे ही रहेगा और 50x में से अब एक जीरो काटेंगे 140/5 तो ये कट के जो है 28 डिग्री 28 डिग्री आ जाएगा। यही इसका सार तत्व है। डेफिनेट इंटीग्रल को क्यों अपन पढ़े, कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है, कैसे जो है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं। और आगे केवल जो है डेफिनेट इंटीग्रल का जो हमने और लॉगरिथम का यूजेज बोला था कि इसमें रेडियो एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा है, तो रेडियो एक्टिविटी का भी कॉन्सेप्ट इसमें रखा हूँ, बुक में शामिल किया, हाफ लाइफ पीरियड वगैरह अगली वीडियो में इसको बता देंगे। और तब तक जो है पहले ये कर लेते हैं। हमने ज्योमेट्री पढ़ाते समय बोला था कि इंटीग्रल जब पढ़ाएंगे और डेफिनेट इंटीग्रल तो एरिया वगैरह का ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है उससे समझा दूंगा, तो वो उसको समझ लिया जाए। अभी जैसे देखो ये एक्स एक्सिस है और कोई ट्रायंगल है ऐसा ऐसा और ये ऐसा, इसका बेस जो है बी है और ये परपेंडिकुलर इस पे सीधा जा रहा है वो एच है, तो एरिया इसका हाफ बी एच होता है। BH/2 वो कैसे होता है, देखो इसके बेस की विड्थ h डिस्टेंस जाने पर यहाँ से ओरिजिन से b हो जाती है, तो x डिस्टेंस जाने पर कितनी होगी, x पर ये विड्थ, ये जो बेस की विड्थ होगी ये कितनी होगी, b बाई यूनिटरी मेथड से b/h इंटू एक्स, यानी bx/h हो जाएगी है। और यहाँ थोड़ा सा dx और बढ़ा लें, छोटा सा एलिमेंट, जिससे ये बेस की लेंथ पर कोई फर्क ना पड़े, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो नहीं पड़ेगा, तो ये मान लो dx है, तो ये एलिमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा A = bx dx/h। अब ये इसको पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो 0 to h तक, इसकी लंबाई कितनी है, h है, h तक इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो A = अब ये समझ में आएगा, b/h तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो और इंटीग्रल हो जाएगा x dx और 0 to h इसकी लिमिट जाएगी। अब लिमिट समझा दिया हो तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा आसानी से आ जाएगा। b/h इंटू, अब ये क्या होगा, लिमिट रखेंगे इसमें तो x² रखो, x² डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, और 0 to h, 0 तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, यहाँ h रख दो, दैट इज इक्वल टू b/h और h²/2। देखो ये कैंसिल हो गया, bh/2 एकदम कॉन्सेप्चुअली आ गया। यही मैं बोला था कि ऐसे बताऊंगा। एक और चीज़ ले लेते हैं, एरिया ऑफ स्फीयर बताया था, वो थोड़ा सा टिपिकल था, बढ़िया, तो उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब समझ लिए हैं आप। तो एरिया ऑफ स्फीयर के लिए ये एक बॉल ले लेते हैं, ऐसे इसको देखें। अब ये ऐसे बनाता हूँ, ये स्फीयर है लेकिन बनाने पर सर्किल जैसा दिखेगा ये, और यहाँ सेंटर अगर वो है तो ये r डिस्टेंस लें, इसका रेडियस अगर r है, सॉरी इधर r रखते हैं, और ये थीटा है और ये r है। थोड़ा सा एक और d थीटा इसमें इंक्रीज कर दें, दिखाने के लिए बड़ा बना रहा हूँ लेकिन है ये बहुत छोटा, समझ लो d थीटा। तो ये क्या होगा, इससे जो एलिमेंट ऐसे कटेगा, मैं बताया था इसको हैच करो, ऐसे 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 ऐसे, तो ये वाला है जो ऐसे सर्कुलर पोर्शन में होगा, दिख तो इतना ही रहा है लेकिन ऐसे है चारों ओर। और ये जो डिस्टेंस है इतनी सी, ये क्या होगी, r sin थीटा। देखो ये हाइपोटेन्यूस r है तो यहाँ तक कितना होगा, r sin थीटा। यही ये जो गोल सा है, ये सर्किल इतना सा काट के निकालोगे तो इसका r sin थीटा जो है रेडियस मिलेगी। तो रेडियस ये हो गई, तो इस सर्किल का पेरीफेरी कितना होगा, 2πr sin थीटा। और ये विड्थ कितनी होगी, ये डी थीटा इंटू ये आर्क, ये आर्क r डी थीटा होगी। अब ये वाली इतनी सी ये जो विड्थ है r डी थीटा से इसमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, r डी थीटा।
तब ये डेल्टा ए छोटा सा आएगा और ये चारों ओर होगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट क्या होगी, यहाँ से 180 तक होगी। क्यों? क्योंकि ये थीटा जो है 0 से जैसे ही 180 की तरफ आएगा तो ये पूरे को कवर कर लेगा, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सरल कर लें, 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। और एरिया के लिए डेल्टा ए, एरिया के लिए लिमिट क्या होगी, 2 पाई r स्क्वायर, लिमिट ले लो इसका, थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कास थीटा होता है, कास थीटा नहीं होता है, क्योंकि कास को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन थीटा आ जाता है। तो साइन का इंटीग्रल, ये थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, इसीलिए मैं बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, हर चीज़ को डेरिवेशन के साथ सीखना जरूरी है। माइनस कास थीटा यहाँ रख देता हूँ और लिमिट लगा देता हूँ पाई, और कास पाई पर माइनस होता है तो माइनस माइनस मिलके +1 हो जाएगा और ये 0, 2 पाई r स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस, और ये वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस 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 1 और माइनस माइनस आएगा ना, और ये माइनस कास थीटा, माइनस माइनस कास 0, माइनस कास 0, और कास 0 1 होता है तो ये -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस 1 होके ये 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो दैट इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर आ रहा। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल का बहुत बढ़िया जो है डेमोन्स्ट्रेशन इसमें हुआ है, जो मैं बोला था कि बताऊंगा जब इंटीग्रल पढ़ाने लगूंगा, तो ये बताना ज़रूरी था, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन रह जाता। और इसमें देखो कितनी मज़ेदार चीज़ है इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। अब ये कोई और चीज़ रह गई, कोई स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर ऐसा होता है अंदर से पूरा सॉलिड भरा है, इसको गोल बनाओ ऐसे, तो इसका टोटल वॉल्यूम ये है और इसके रेडियस जो है कैपिटल R है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक छोटे से रेडियस का इसके अंदर एक छोटा स्फीयर जो है कंसीडर करेंगे ऐसे, और इसकी थिकनेस थोड़ा सा dr से बढ़ा देंगे। तो वॉल्यूम कैसे होगा, ये हो जाएगा dr। पहले इसका सरफेस एरिया निकालें तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया स्मॉल वाले का, और dr से बढ़ा दें इसको थिकनेस को, तो ये इतना सही है, h वाला ये जो है वॉल्यूम मिल गया। अब इसकी लिमिट क्या होगी, उसके लिए निकालने के लिए 0 टू कैपिटल R, स्मॉल r तो हमने वेरिएबल माना है, ले लो निकालते हैं। दैट इज इक्वल टू 4 पाई तो बाहर निकालो, और ये r³ 3 और लिमिट रख दो 0 से r। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई ये कैपिटल r³ 3, तो 4/3 पाई r³ होता है, 4/3 पाई r 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr 4/3 पाई r³, यही रहता है। ठीक है, हो गया।